Hello guys, Sakshi Pathania here. I'm going to teach you today topic named as Introduction to Hematology. So ये जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक हेमेटोलॉजी एंड हेमेटोलॉजिकल टेक्निक्स का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम हेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट हेमेटोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट. We are going to start with the meaning of word hematology. So Greek words hema means blood and logos means study. So hematology में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द पेरिफेरल ब्लड. एंड हमारे पेरिफेरल blood consists of erythrocytes, that means RBCs, leukocytes, that mean WBCs, white blood cells, red blood cells, and platelets. Along with these cells we are having more cells, that is part of the WBCs, monocyte, natural killer cells. These are the cells which are part of our immune cells, which are going to take oxygen to all the body parts. These are the function we are going to discuss further. Study of the disorders and abnormalities, study of the laboratory procedure and technique used in to examine the quality and quantity of cellular components of the blood. That means we have to study about blood only. उसके disease, उसको कैसे हम उसको qualify या quantify कर सकते हैं, उसकी abnormalities, everything about blood. Okay, next part is a brief introduction about our cells, our blood cells. Hematology is the study of blood and the disorders related to it. So we are going to study हमारे cells, blood cells होते हैं उसके बारे में plus उसके disorders के बारे में. The human blood is composed of 45% cellular component and 55% plasma. Next is blood has many function including transporting oxygen, हमारे body के temperature को regulate करना, हमारे immune system को सपोर्ट करना. तो जो डिफरेंट हमारे बॉडी के सेल पार्ट्स हैं ना, उनका डिफरेंट फंक्शन है जो कि हम फर्दर ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो सेलुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेल टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ RBC, सेकेंड वन इज़ WBCs एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नेम्ड एज एरिथ्रोसाइट्स आर हीमोग्लोबिन कैरिंग सेल्स. हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना और उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाना. आपको भी पता है ब्लड हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा जो RBCs हैं या हीमोग्लोबिन है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इसके थ्रू आराम से सर्कुलेट की जा सकती है. सो नेक्स्ट इज़ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द आर इम्यून सिस्टम विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. इसमें ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और या लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो ग्रैनुलोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम एंड प्ले अ की रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स. इन तीनों के अगेंस्ट अगर कोई भी इम्यून सिस्टम अगर हमारा काम करेगा तो वो ग्रैनुलोसाइट्स करते हैं. लिम्फोसाइट्स करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक. एंटीजन वी ऑलरेडी नो एंटीजन द फॉरेन पार्टिकल. कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो लिम्फोसाइट्स उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं. प्लेटलेट्स का काम होता है द मेजर सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड आर स्मॉल anucleate cells, that means it does not contain nucleus, produced from megakaryocytes in the bone marrow. So next we are going to discuss about the function of blood. ब्लड का क्या काम है हमारी बॉडी में. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू हेमोग्लोबिन, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को जहाँ पे भी पहुँचाने का काम करना है वो ब्लड करता है. तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सिग्नल ट्रांसमिशन, अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करना है हमारी बॉडी में. उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, एसिड बेस होम्योस्टेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू आउट द बॉडी. हमारी बॉडी में हीट पहुँचाने का काम भी यही करता है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लड क्लॉटिंग. दैट मीन्स अगर हमें कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी वूंड वगैरह होता है तो उस वूंड को ब्लड ना निकले और सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें, वो काम है हमारे ब्लड का. Acid base homeostasis is a homeostatic regulation of the pH of the body or extracellular fluid. नेक्स्ट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आप इस ट्यूब की तरफ देखो. ट्यूब को जब हम सेंट्रीफ्यूज, अगर किसी भी ट्यूब में हमने ब्लड डाला हुआ है उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन इज़ एरिथ्रोसाइट, द लोअर पार्ट, आफ्टर दैट बफी कोट, आफ्टर दैट प्लाज्मा. अब इन तीनों चीज़ों में है क्या, लुक. थर्ड पॉइंट अगर हम पढ़ें जहाँ पे जो लाइन है, एरिथ्रोसाइट लेयर इज़ फाउंड द वाइट
sorry, upper than that, the volume of erythrocyte, second point देखिए, the volume of erythrocyte in a sample of blood is called the hematocrit. तो hematocrit is the number of erythrocyte in the whole blood. ओके तो इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मेन में होती है 44% एंड वुमेन में होती है 39%. आफ्टर दैट एरिथ्रोसाइट के ऊपर एक बफी कोट होता है विच कंटेन ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. ओके सो आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वेसल सर्कुलेट करते हैं हमारा अबाउट 4.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पूरी होल बॉडी में, जो कि 6 to 9% ऑफ बॉडी वेट होता है. अब ना लास्ट हमारा है ब्लड प्लाज्मा. Blood plasma makes the liquid portion of blood which contains organic and inorganic substance, for example electrolytes, nutrients, proteins, hormones, etc. एंड जो बचा है वो है लिम्फ, एंड लिम्फ के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा 25% फ्लूइड बना देता है. सो 3 पार्ट हुए हमारे पास, एरिथ्रोसाइट, buffy coat which contain leukocyte and thrombocyte. Third one is our plasma which contains liquid portion further containing colloidal solution of organic and inorganic substances. So this is the composition of our blood. अब लास्ट स्लाइड में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ी थी. अब नेक्स्ट इस स्लाइड में कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेट, फ्लूइड और सॉलिड स्टेट. ओके सो अगर हम अपने ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज़ फ्लूइड और सॉलिड, तो फ्लूइड पार्ट इज़ 55% एंड सॉलिड पार्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45%. द फ्लूइड पार्ट कंटेन्स वाटर, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच फर्दर कंटेन सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स which contains plasma proteins, albumin, globulin, fibrinogen. Next in internal secretions जो कि contain करते हैं hormones. Next is gases, oxygen, carbon dioxide and nitrogen. This is about our fluid portion. Fluid portion contains gases, internal secretion, hormones, organic constituents, that means proteins, inorganic constituents, sodium, potassium, calcium or water. अब नेक्स्ट इज सोलिड पोर्शन. सोलिड पोर्शन कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड हीमोकोनिया. होमोकोनिया आर स्मॉल particles of lipid formed by fragmentation of the stroma of erythrocyte. That means indirectly erythrocyte ही इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं. सो फ्लूइड पोर्शन हो गया हमारा, सॉलिड पोर्शन हो गया. तो दीज आर द मेन two type, we can't say two type, these are the two composition from which our blood is made up of. After studying about the composition of blood, why is hematology important? Why do we need to study about this subject? Why do we need to know about our blood? तो इसका साफ साफ आंसर है, जो चीज़ हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो अप कर रही है उसके बारे में हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना. अगर हमें ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ हो जाए उसके बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो हाउ कैन वी डायग्नोज दैट डिजीज़ और हाउ कैन वी एक्ट अगेंस्ट दैट डिजीज़. सो हेमाटोलॉजी इज़ द स्पेशलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स अलॉन्ग विद द प्लेटलेट्स एंड द कोगुलेशन सिस्टम इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. सो वट एवर हमारे पास ब्लड के रिलेटेड, चाहे वो डिजीज़ हो, चाहे वो किसी टाइप का भी डिजीज़ हो, चाहे वो किसी टाइप की डायग्नोसिस हो, वट एवर इट इज़, वी कैन डायग्नोज दैट थिंग फ्रॉम द हेमाटोलॉजी स्टडी. अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू डायग्नोज, वी आर नॉट एबल टू नो अबाउट द डिजीज़. सो टू नो अबाउट दिस थिंग वी हैव टू study about the hematology. According to our syllabus, we have already discussed about the definition of hematology, its importance. Now we are going to discuss our next topic, that is equipment used in hematology. So equipment कौन से use होते हैं? First one is centrifuge. This is the main इक्विपमेंट यूज्ड इन हेमाटोलॉजी. अब हम सीधा अपने ब्लड को सैम्पल आउट नहीं कर सकते. हमें अगर डायग्नोसिस करनी है तो हमें अपने ब्लड के कॉम्पोजिशंस को अलग अलग करना पड़ता है. सो दैट वी आर गोइंग टू डन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज इज़ यूज टू रैपिडली सेडिमेंट पार्टिकल्स सच एज सेल्स विच मे बी सस्पेंडेड इन द फ्लूइड. अपने फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल्स को सस्पेंड करने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. द प्रिंसिपल इज़ दैट सेंट्रीफ्यूज एक्सर्ट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक फोर्स होती है जिसकी वजह से विच इज़ ग्रेटर देन द दैट ऑफ ग्रेविटी एंड कॉज पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड टू सेडिमेंट. जो क्या करते हैं, हमारे पार्टिकल्स को सेडिमेंट होने में हेल्प करते हैं. सेडिमेंट्स मतलब वो बिल्कुल, अगर हम ट्यूब यूज़ करें तो ट्यूब के बिल्कुल एंड में जाके वो सेडिमेंट हो जाते हैं. So this equipment is the first and main equipment used in the hematology laboratory. Next instrument which are used in hematology laboratory is analyzer.
एनालाइज़र अब हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ये कंप्यूटराइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है एंड ऑटोमेटेड मशीन है। दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली अपने वाइट ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं ईजिली विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स आर यूज टू रन टेस्ट ऑन ब्लड सैंपल। दे आर यूज इन द मेडिकल फील्ड टू वाइट ब्लड सेल काउंट। दैट मीन्स हम WBCs काउंट कर सकते हैं, CBC कर सकते हैं, सभी ब्लड काउंट कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट्स एनालाइज कर सकते हैं, कोगुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। मतलब दैट मीन्स हमें अपने ब्लड के हर कॉम्पोनेंट के बारे में ईजीली पता चल जाएगा इन ऑटोमेटेड सिस्टम में। सो दीज आर द हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर्स। And the last point is other features to consider in a hematology analyzer are the sample size required। कितना sample size चाहिए, 5 ml चाहिए, 1 ml चाहिए, 2 ml चाहिए, 10 ml चाहिए, ये अलग अलग ऑटोमेटेड सिस्टम पे डिपेंड करता है। टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग मोड, अब कैसे टेस्ट करना है वो, उसके बाद उसका नॉर्मल रेंज क्या है, कितने ज़्यादा रिजल्ट वो एट अ टाइम दे सकता है, कितनी देर में रिजल्ट देता है, ये सारा अलग अलग ऑटोमेटेड सिस्टम पे डिपेंड करता है। Our next equipment is automatic ESR analyzer. So why do we need to check our ESR? ESR is erythrocyte sedimentation rate, which further means it is a type of blood cells that measures how quickly erythrocytes settle at the bottom of a test tube that contains a blood sample. जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी ये सेडिमेंट कर जाएंगे, दैट मीन्स जितना ज़्यादा ESR आपका हाई होगा नॉर्मल रेट से, दैट मीन्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन, अब जिसको किसी को भी आर्थराइटिस होगा ना, उसका ESR बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसके RBCs बहुत ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। Normally, red blood cells settle relatively slow, but a faster than normal rate may indicate inflammation in a body. So when we need to know that our RBCs are settling down or is there any inflammation in the body, we are going to check this, and it is a accurate, fast, convenient and a practical method which we can done to check our ESR rate in our body. And a LCD screen automated system है, इसलिए ये perfectly हमें अपने results आराम से देता है। So these 4 type of equipment: hot air oven, which is used to sterilize, are the glasswares; incubator, which is used to provide a temperature for the preparation of our different samples; water bath, it is used to carry out various chemical reaction at a specific temperature; microscope, which is used to check the number of cells or which is used to see a well defined image of an object. Next type of equipment which is used are cell counters, which are used to count the cells. And the method used for this is flow cytometry, the use of fluorescent dye, the electrical impedance method, the light scatter method and radio frequency. इसमें से मैं आपको flow cytometry बताऊंगी, जो कि one of the method है to cell count. तो let's start with the flow cytometry. Flow cytometry is based on ejecting cell from a nozzle at a high speed in a fluid. अब डायग्राम में देख सकते हो, एक नोज़ल में से हम अपना जो सैंपल है वो उसको स्पीड में भेज रहे हैं और बीम ऑफ लाइट उसमें से पास आउट हो रही है और स्पेसिफिक सेल्स को डिटेक्ट करने के बाद वो कंप्यूटर प्रोग्राम में दिखा रही है। तो यही इसका मेथड होता है। फ्लो साइटोमेट्री इज लेबोरेटरी मेथड यूज टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड काउंट स्पेसिफिक सेल्स। जो बीम ऑफ लाइट है वो स्पेसिफिक सेल्स में से पास आउट करेगी और उनको डिटेक्ट करके कंप्यूटर पर प्रेजेंट कर देगी। This information is based on physical characteristics, markers called antigen in the cell surface of a specific cell. अब ये लाइट सोर्स सिर्फ उनके पे से पास आउट होएगी जिन सेल सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन होगा। तो दिस इज गोइंग टू help us to select the specific type of cell count. This is the diagram of hematopoiesis. Hematopoiesis means the formation of blood cells. हमारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बोन मैरो से। बोन मैरो इज़ आर बोन। उस बोन के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ से हमारे ब्लड सेल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो सेल फॉर्म होता है, जैसे हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी लेडी के बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसी तरह बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। अब उससे फर्दर डिफ्रेंसिएशन होती है ब्लड सेल्स की। हीमोसाइटोब्लास्ट फर्दर डिवाइड होते हैं कॉमन माइलॉइड प्लस कॉमन लिम्फॉइड टाइप के सेल्स में। माइलॉइड से फर्दर हमें एरिथ्रोसाइट, RBCs मिल जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट मिल जाता है,
फिर हमें इससे माइलोब्लास्ट मिलता है। माइलोब्लास्ट से हमें फर्दर सेल्स मिलते हैं, दैट इज़ बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, मोनोसाइट। मोनोसाइट से हमें फर्दर मैक्रोफाजेस मिलते हैं। अब ये पूरा एक फ्लो चार्ट मिला है कि हमें किससे क्या मिल रहा है, ठीक है। माइलॉइड से हमें मैक्रोफाजेस, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, आरबीसीज, मास्ट सेल्स, थ्रोम्बोसाइट मिल रहा है। प्लस इधर लिम्फॉइड साइड से हमें नेचुरल किलर सेल्स प्लस लिम्फोसाइट्स मिल रहा है। लिम्फोसाइट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, टी सेल एंड बी सेल, जो कि हम हमारे इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इनके फंक्शंस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड सेल। RBCs is to carry oxygen from the lungs to the body tissue and carbon dioxide as a waste product. तो RBCs का काम है ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से इकट्ठी करके लाना, उसको लंग्स तक लाना ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। Next are white blood cells. White blood cells provide us the immune system. We can see there help heal wound not only by fighting infection but also by ingesting matter such as dead cells, tissue, debris, and all red blood cells, whereas protect us from the foreign bodies and also protect us against mutated cells such as cancer. And platelets, the main function of platelet is blood clotting. Platelet are much smaller in size than the other blood cells and it does not have any nucleus inside it. Our next cell is natural killer cell. Natural killer cells are effector lymphocyte of the immune system that control several type of tumors. That means it save us from ट्यूमर्स और कैंसरस सेल्स। तो हमें हम माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी बचाता है प्लस ट्यूमर सेल से भी बचाता है और टिश्यू डैमेज से भी बचाते हैं। So this is all about the introduction to the hematology. We have discussed about the composition of blood, about the production, how our blood produced from the bone marrow. उसके बाद हमने कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। हम इसके बारे में आगे आगे कैसे कौन से मेथड होते हैं ब्लड सेल्स को डिटेक्ट करने के, कौन से ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करे जाते हैं, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट. So thank you so much, and if any queries you can ask.